हेलो बच्चों। अभी तक हमने आपकी जो पुस्तक है उसका पहला पार्ट कैसे कब और कहाँ के दो बिंदु हमने क्लियर किए थे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं। आज हम इसका तीसरा बिंदु हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। हमने बताया था कि कुछ समय को अवधियों में बांट दिया जाता है, तारीखों के अलावा अवधियों में, कुछ चीज़ों को अवधियों में ही देखा जाता है। तो हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, इनका क्या पैमाना होता है जिससे कि हम अवधियाँ तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसके लेखक थे जेम्स मिल। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय कालखंड को, भारतीय समाज को तीन कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया, यानी कि जो जेम्स मिल ने तीन कालखंडों में भारतीय समाज को बांटा था कि पहले हिंदुओं ने राज किया, फिर मुसलमानों ने और उसके बाद ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान पर राज्य किया। तो ज़्यादातर लोगों ने इसको मान लिया। लेकिन क्या ऐसा सही है? क्या हम भारत के इतिहास को और किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते? क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो हम हमेशा से ही सिर्फ इन तीन कालखंडों के माध्यम से ही अपने भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? भाई हम क्यों ऐसा करते हैं कि उसको अलग अलग कालखंडों या अलग अलग अवधियों में बांट दिया जाए? इससे ये होता है कि हमें उस समय के बारे में जानकारी ज़्यादा अच्छे से प्राप्त हो जाती है। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन कालखंडों में बांटने का ये मतलब होता है कि उस समय क्या क्या हुआ था, एक निश्चित अवधि में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या खासियतें थी, क्या विकास हुए थे और क्या क्या कार्य हुए थे, उस समय समाज किस प्रकार का था, इन सब चीज़ों की हमें इससे जानकारी मिलती है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। यानी कि एक अवधि में ये चला था, इसमें ये बदलाव आया, तो दूसरी अवधि तक जब हम पहुँचे, दूसरे काल तक जब हम पहुँचे तो हम इन बदलावों के साथ पहुँचे। मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जो जेम्स मिल थे उनको ऐसा लगता था कि जो एशिया का समाज है या जो भारत में जो लोग रहते हैं वो सब यूरोप के लोगों से पीछे हैं। इतिहास को उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि जब जो अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम जो राजा थे, जो तानाशाह थे, मतलब सिर्फ उन्हीं की हुकूमत चलती थी, उनके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इससे आपस में लोगों में बैर भावना थी और जो अंग्रेज थे वो उनको प्रगति की राह पर ले जा सकते थे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। हमारा जो समाज है, जो सभ्यता है, वो बहुत ही उच्च स्तर की संस्कृति जो हमारी है वो बहुत ही उच्च स्तर की है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? ऐसा नहीं था। जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता है वो पुरातन काल से ही बहुत ही गौरवशाली रही है, हमेशा से वो गौरवशाली रही है। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि हम पुरातन पंथी हैं, लेकिन ऐसा
नहीं था। जो हमारी सभ्यता हमारे यहाँ बहुत पहले से ही, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें जो विद्यार्थी थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदी और मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? भाई ऐसा तो नहीं है कि जब हिंदू दौर था तो मुसलमान लोग नहीं थे, या मुस्लिम दौर था तो हिंदू नहीं थे। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जो शासक उस समय थे उसके अनुसार जेम्स मिल ने उसको 3 कालखंडों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अगर हम ऐसा करते हो तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों को कोई महत्व नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए, प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से यह अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। जो अंग्रेजों ने तो हमें 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं वो भारतीय संस्कृति को 3 कालखंडों में बांटते हैं। वो है भारतीय जो इतिहासकार हैं भारतीय समाज को तीन कालखंडों में बांटा गया। ये थे प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तो जहां जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, वहीं भारतीय इतिहासकारों ने इसको 3 कालखंडों में बांटा। कौन कौन से? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। इस विभाजन की भी अपनी सीमाएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल को, इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, क्योंकि जो अंग्रेजों का शासनकाल था उसमें हम लोगों को एक जैसी समानता नहीं थी, मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार होता था, स्वतंत्रता नहीं थी, मुक्ति नहीं थी। हम अपने भावों को भी स्पष्ट रूप से विचारों को भी व्यक्त नहीं कर सकते थे। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इसी को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं, आगे का हम बाद में पढ़ेंगे, जिसका पॉइंट है औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेश किसको बोलते हैं।